ब्लड का प्रेशर, रक्तचाप जब बढ़ जाता है तो वो जाके शरीर के अंगों को कॉन्टिन्यूसली डैमेज करता रहता है। किडनी के नेफ्रॉन्स को डैमेज करता है। ब्रेन की बात करें तो ब्रेन के न्यूरॉन्स को डैमेज करता है, जिस वजह से बहुत सी बार पैरालिसिस के स्ट्रोक भी हो सकते हैं। बढ़ा हुआ बीपी आपको कोई सिम्टम नहीं देगा कि आपका बीपी बढ़ा हुआ है। सोडियम, नमक का सेवन कम करने की ज़रूरत है, अपने नमक को बदलने की ज़रूरत है। आयोडीन वाले नमक से सेंधा नमक की तरफ आने की ज़रूरत है। बीपी के लिए सबसे उत्तम जड़ी बूटी जो है वो है सर्पगंधा। उपवास करके, लंघन करके आप अपने लीवर को और किडनी को दोनों को साइमल्टेनियसली डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं, साथ साथ अपनी कंप्लीट बॉडी को भी डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं। अगर आपको बीपी की दिक्कत है, लिवर की दिक्कत है, अनीमिया की दिक्कत है, डायबिटीज़ की दिक्कत है, स्किन से जुड़ी हुई कोई दिक्कत है या मेंटल स्ट्रेस है, तो ये पूरा प्रोग्राम आपके लिए है। क्योंकि हो सकता है कि आने वाले समय में आप एक किडनी के मरीज बन जाएं और उसके बाद आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, महज दवाइयों के अलावा, महज डॉक्टर्स के अलावा, महज हॉस्पिटल्स के अलावा। तो इस पूरे प्रोग्राम को अंत तक देखिए, जिसमें कई ऐसी जड़ी बूटियों का जिक्र होने वाला है जो आपके जीवन में, आपके स्वास्थ्य पर बहुत प्रभाव डालेगी। कर्मा आयुर्वेदा में हम लगातार यहाँ पर मौजूद होते हैं, जहाँ पर 5th जनरेशन जो है ये ट्रीटमेंट कर रही है। किडनी स्पेशलिस्ट हैं हमारे साथ यहाँ पर मौजूद होंगे, जो कि तकरीबन 12 से 13 सालों से किडनी के जो पेशेंट्स हैं उस पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनमें प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो चलिए जानते हैं कि आखिर क्या ट्रीटमेंट है। पूरे चर्चा को आगे बढ़ाते हैं कि आखिर किस तरीके से बीपी के मरीज, लिवर के मरीज और ख़ास तौर पे जो एनीमिया की प्रॉब्लम है आपको या मेंटल स्ट्रेस की प्रॉब्लम है, उसे आप किस तरीके से ठीक कर सकते हैं जिससे कि आपकी किडनी पर जो इफेक्ट पड़ रहा है वो ठीक हो सके। तो इस चर्चा के लिए अभी हम मौजूद हैं कर्मा आयुर्वेदा में और मेरे साथ मौजूद होंगे डॉक्टर पुनीत। वेलकम सर। थैंक यू। एंड हमने डायबिटीज़ पर बात की थी कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ किडनी फेलियर। सो डायबिटीज़ का नाम आया था, बीपी का भी नाम आया था और लिवर का की बात हुई थी। डायबिटीज़ पर जो चर्चा हुई थी वो तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे चुके हैं, लेकिन अभी जो हमारी चर्चा होने वाली है वो बीपी को लेकर खास तौर पे होगी। जब किसी का बीपी बढ़ता है तो किडनी पे क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ा हुआ जो ब्लड प्रेशर होता है वो किडनी के साथ साथ बाकी सारे अंगों के लिए भी बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होता है। आपके शरीर में, आपके रक्त वाहिनियों में जब रक्त का प्रेशर, ब्लड का प्रेशर, रक्तचाप जब बढ़ जाता है तो वो जाके शरीर के अंगों को कॉन्टिन्यूसली डैमेज करता रहता है। किडनी की बात करें तो किडनी के नेफ्रॉन्स को डैमेज करता है। ब्रेन की बात करें तो ब्रेन के न्यूरॉन्स को डैमेज करता है, जिस वजह से बहुत सी बार पैरालिसिस के स्ट्रोक भी हो सकते हैं, हार्ट अटैक का खतरा भी बढ़ता है, किडनी फेलियर का खतरा भी बढ़ता है। और इसी तरीके से शरीर के हर छोटे बड़े अंग पर बढ़ा हुआ रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर जो है वो जाके उस अंग को नुकसान करता है, उस अंग को कॉन्टिन्यूसली डैमेज करता चला जाता है। क्या ऐसा पता चल सकता है कि अभी बीपी बढ़ रही है? क्या ऐसा कोई सिम्टम्स होते हैं? बहुत सी बार मरीज हमारे पास आते हैं और कहते हैं कि हमारा बीपी 180/120 है, 200/110 है, लेकिन हमें कुछ महसूस नहीं होता। बढ़ा हुआ बीपी आपको कोई सिम्टम नहीं देगा कि आपका बीपी बढ़ा हुआ है। इसका यही तरीका है कि आप अपने ब्लड प्रेशर को रेगुलर मॉनिटर कीजिए। बीपी जो नॉर्मल होता है वो 120/80 होता है। अगर बीपी बढ़ा हुआ है तो आपको सोडियम, नमक का सेवन कम करने की ज़रूरत है, अपने नमक को बदलने की ज़रूरत है। आयोडीन वाले नमक से सेंधा नमक की तरफ आने की ज़रूरत है। इसी प्रकार खान पान में छोटे छोटे परिवर्तन करने की ज़रूरत है जिससे बीपी आपका कंट्रोल रहे। नियमित व्यायाम करने की ज़रूरत है। साथ में फिर भी कंट्रोल नहीं हो रहा तो दवाई भी खानी है, क्योंकि बढ़ा हुआ बीपी किडनी को, अन्य अंगों को जाके डैमेज करेगा। वो बढ़े ना बीपी, उसके लिए दवाई भी खानी ज़रूरी है। लेकिन सवाल तो ये है कि बीपी बढ़ता क्यों है? क्या कारण है कि बीपी किसी व्यक्ति का बढ़ता है? बहुत सी बार जो कारण होते हैं वो हमारे अनुवांशिक कारण भी होते हैं। माता पिता की बीपी बढ़ता है तो बच्चे में भी बीपी बढ़ने की संभावना है। बहुत सी बार अनियमित रूप से व्यायाम ना करना, एक्सरसाइज ना करना, सीडेंट्री लाइफस्टाइल होना,
उसके साथ साथ खान पान का एक बहुत बड़ा कारण है, जहाँ पे हम अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं, डब्बे बंद चीज़ें खा रहे हैं, टेट्रा पैक पी रहे हैं, पानी की बोतल में पी रहे हैं। ये सारी चीज़ें जाके हमारे शरीर को नुकसान तो करती ही करती हैं। एक रिपोर्ट आई थी, नमक में, चीनी में माइक्रो प्लास्टिक के पार्टिकल्स हैं। वो माइक्रो प्लास्टिक जाएगा, शरीर को नुकसान तो करेगा ही करेगा। इंसेक्टिसाइड खा रहे हैं, पेस्टिसाइड खा रहे हैं, नुकसान तो करेगा ही करेगा। कारण बहुत सारे हैं जिससे बीपी बढ़ रहा है। हम जो कर सकते हैं कंट्रोल, जो भी खाना खाते हैं, जो भी लेते हो ना, उसके डब्बे के पीछे सारे इंग्रेडिएंट जरूर पढ़ना। समझ ना आए तो उन इंग्रेडिएंट्स के नाम को गूगल पे डाल लेना और देख लेना कि आपकी सेहत के लिए अच्छा है या नहीं। अच्छा हो तो सेवन कर लेना, ना हो तो उसे फेंक देना। पेट में मत फेंकना, बाहर फेंकना। बिल्कुल सही है। तो बीपी को कंट्रोल करने के लिए क्या आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां मौजूद हैं अभी आयुर्वेदा में? बीपी के लिए सबसे उत्तम जड़ी बूटी जो है वो है सर्पगंधा। सर्पगंधा जो है ये ब्लड प्रेशर के लिए रामबाण उपचार है। उसके साथ साथ स्ट्रेस को भी कंट्रोल करके बीपी को नियमित रूप से कंट्रोल किया जा सकता है। रेगुलर वॉक करके बीपी को कंट्रोल किया जा सकता है। सर्पगंधा घनवटी आती है, उसका सेवन रेगुलर करके बीपी जो है नियमित रूप से उसे कंट्रोल किया जा सकता है। किसी की बीपी के साथ साथ अगर हार्ट रेट भी बाइफरकेट करती है, हार्ट रेट भी फ्लक्चुएट करती है, तो अर्जुनारिष्ट 2 चम्मच खाने के बाद, अगर कम प्रॉब्लम है नहीं तो 4 चम्मच आप अर्जुनारिष्ट का खाने के बाद इक्वल क्वांटिटी में पानी के साथ दिन में 2 बार सेवन कर सकते हैं। बीपी भी कंट्रोल करने में हेल्प करेगा, साथ साथ आपकी हार्ट रिदम को भी रेगुलर करेगा। अर्जुन जो है वो महाऔषध है हार्ट के लिए, तो आप इनका सेवन करके बीपी को भी कंट्रोल कर सकते हैं, हार्ट को भी रेगुलराइज कर सकते हैं। यह हर्बल उपचार है, इनको आप रेगुलर इस्तेमाल कर सकते हैं मेडिकल सुपरविजन के साथ। बिल्कुल, मतलब क्वांटिटी पता होनी चाहिए ना कि कितना लेना है और कितना नहीं लेना है। सर्पगंधा घनवटी की क्वांटिटी लगभग 2 गोली दिन में 2 बार आप सेवन कर सकते हैं पानी के साथ। इसी प्रकार अर्जुनारिष्ट जो है वो आप खाने के बाद 4 चम्मच अर्जुनारिष्ट इक्वल क्वांटिटी ऑफ वाटर के साथ खाने के बाद आप इसे सेवन करेंगे, दिन में 2 बार सेवन करेंगे इसका भी। ठीक है। क्या परसेंटेज है उन पेशेंट्स का जिनमें बीपी भी है और उनकी किडनी फेलियर हो जाती है? काफ़ी बड़ी संख्या में ऐसे मरीज आते हैं। 2 ही प्रकार के मरीज होते हैं मेजरली, जहां मैं बात करूं 80 से 90% जो किडनी डैमेज के होते हैं, एक होते हैं शुगर के कारण किडनी खराब हुई, जिसके बारे में हम वीडियो बना चुके हैं पीछे। दूसरा कारण है ब्लड प्रेशर के कारण किडनी खराब हुई। अब जो ब्लड प्रेशर के कारण किडनी खराब हुई है उसमें भी ये काफ़ी बड़ी संख्या में मरीज आते हैं, क्योंकि बीपी जो है वो जाके डैमेज करता है नेफ्रॉन्स को। लगभग अगर मैं बात करूं 100 में से तो 30 से 50% केसेज ऐसे होते हैं जिनमें बीपी के कारण किडनी का डैमेज होता है। और बहुत सी बार बीपी और शुगर दोनों होने के कारण भी किडनी डैमेज होती है। एक के साथ दूसरी बीमारी भी बहुत सी बार आ जाती है, क्योंकि एक की दवाई दूसरे को उत्पन्न करने में सहायक होती है। कॉम्प्लिकेशंस इस तरीके के होते हैं, तो एक प्रकार का विशेष सर्कल टाइप का बन जाता है। दोनों बीमारियां, क्रोनिक बीमारियां भी बहुत से मरीजों में देखी जाती है। बीपी की दवाई भी खा रहे हैं, शुगर की दवाई भी खा रहे हैं, थायराइड की दवाई भी खा रहे हैं, साथ साथ किडनी की समस्या भी उत्पन्न हो जाती है। तो इन सभी समस्याओं से जो भी लोग बचना चाहते हैं, बीपी को कंट्रोल करेंगे, शुगर को कंट्रोल करेंगे, रेगुलर मॉनिटरिंग करेंगे, आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां, आयुर्वेदिक मेडिसिन के सारे डाइट, योगा, एक्यूप्रेशर, मेडिसिन से कंट्रोल करना संभव है। बिल्कुल सही। ये तो बात हुई बीपी को लेकर, लेकिन जब हम बात करते हैं लिवर को लेकर, क्योंकि लिवर इज द बिगेस्ट ऑर्गन और वो यूरिया प्रोड्यूस करता है, और लिवर डिटॉक्सिफिकेशन की भी बात आती है। अगर लिवर खराब हो जाए तब क्या असर पड़ेगा किडनी पेशेंट्स पे या किडनी पर? देखिए, लीवर जो है वो बॉडी का एक प्रकार का इंजन बताया गया है। लीवर अगर डैमेज हो जाता है तो लीवर की एक खासियत होती है, लीवर जो है अपने आप को रीजनरेट करने की कैपेसिटी रखता है, अपने सेल्स को दोबारा पैदा करने की कैपेसिटी रखता है। तो अगर लीवर एक पर्टिकुलर थोड़ा सा डैमेज है, देखा होगा आपने, तो शरीर में बहुत ज़्यादा इंपैक्ट नहीं आता, लेकिन अगर एक पर्टिकुलर अमाउंट से ज़्यादा लीवर डैमेज है तो लीवर फेलियर की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, लीवर फाइब्रोसिस हो सकता है, लीवर सिरोसिस हो सकता है, जहाँ पे लीवर जो है वो हार्ड होता चला जाता है।
उस हार्डनेस के कारण वो लीवर जो है वो काम नहीं कर पाता। परिणाम स्वरूप शरीर में बिलिरुबिन बढ़ता है, ALT, AST जिनको एंजाइम्स कहा जाता है, SGOT, SGPT भी कहा जाता है, वो शरीर में बढ़ने लगते हैं। इनके बढ़ने के कारण शरीर में हमारे सारी चीज़ें डिस्टर्ब होनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि लीवर जो है वो पाचन क्रिया में भी बहुत ज़्यादा सहायक होता है। हम जो भी खाते हैं उसको डाइजेशन में भी लीवर का बहुत बड़ा रोल रहता है। सारी चीज़ें डैमेज होनी, फॉर अ किडनी पेशेंट अगर लीवर भी खराब हो रहा है तो उसको खाने पीने में भी प्रॉब्लम आने लग जाती है, डाइजेशन में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने लग जाती है किडनी के मरीज को, जो एक कॉम्प्लिकेटेड और गंभीर स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ओके जैसे हमने पिछले प्रोग्राम में बात की थी कि किडनी डिटॉक्सिफिकेशन के बारे में, जिस तरीके से लिवर डिटॉक्सिफाई भी होता है, तो अगर कोई व्यक्ति लिवर डिटॉक्सिफिकेशन करवाता है तो क्या उसकी किडनी स्वस्थ हो जाएगी? लंगनम परम औषधम, दोनों को डिटॉक्सिफाई करने के लिए लंगन सबसे परम औषध है। लंगन क्या है? हमने देखा है, हमने शुरू से ही हमारी संस्कृति में उपवास का बहुत बड़ा महत्व है। कोई अच्छा त्योहार आया तो उपवास आ गया, एकादशी आई हर 15 दिन में तो उपवास आ गया। उपवास ऐसा नहीं कि आप खा रहे हैं तो आपने भर भर के आलू के चिप्स खा लिए तले हुए, और आपने आलू पूरा दिन आप खाते रहे, इतना खा लिया कि जितना आप नॉर्मल डेज में नहीं खाते। उपवास केवल दो ही प्रकार के होते हैं, एक होता है निराहार जहाँ पे आप कुछ नहीं खाते हैं, दूसरा होता है फलाहार, आप सिर्फ फल का सेवन करते हैं। ये तो उपवास करके, लंघन करके आप अपने लीवर को और किडनी को दोनों को साइमल्टेनियसली डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं, साथ साथ अपनी कंप्लीट बॉडी को भी डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं। ये चीज़ें मैं किडनी और लिवर मरीज के लिए नहीं बता रहा, जिन लोगों को कोई बीमारी नहीं है उन लोगों के लिए यह करना अति उत्तम है। ठीक है, और अगर किसी का लिवर फेलियर हो जाए या कोई इशू लिवर में आ जाए, फैटी लिवर जैसे इश्यूज आ जाए, तो उसे ठीक करने के लिए क्या आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां या क्या ट्रीटमेंट है? जड़ी बूटियों का अगर फैटी लीवर है तो ज़्यादा रोल ही नहीं है। आप सिर्फ अपना खाना पीना ठीक करके, डाइट मॉडिफिकेशन करके, जहाँ पे आप तली हुई चीज़ें बंद करके, नमक मिर्च मसाले बंद करके, ये सब चीज़ें करके और साथ में 1 घंटा अपने शरीर को देके फैटी लीवर को आप ठीक कर सकते हैं। जड़ी बूटियों में अगर कोई आपको आवश्यकता भी हो तो कासनी, मकॉय, इस तरह की जड़ी बूटियां आप ले सकते हैं जो लीवर के लिए बहुत ज़्यादा सहायक होती हैं। लेकिन फैटी लीवर जैसी नॉर्मल समस्याओं के लिए आप सिर्फ डाइट और अपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से इसे कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, ये तो बात हुई लिवर की। जैसे बीपी और लिवर की हमने बात की, एनीमिया भी ज़्यादातर किडनी पेशेंट्स में पाया जाता है, वो क्यों पाया जाता है? हीमोग्लोबिन को किडनी कंट्रोल करती है, किडनी मैनेज करती है हीमोग्लोबिन, जहाँ पे मरीज का हीमोग्लोबिन जो है वो मैनेज होता रहे, बहुत ज़्यादा ना बढ़े ना कम हो, इसी तरीके से। और बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स भी किडनी बैलेंस करती है। जब किडनी काम नहीं कर रही होती तो बहुत सी बार मरीजों में हीमोग्लोबिन का स्तर बहुत कम हो जाता है। उस कम हुए स्तर के कारण हीमोग्लोबिन मरीज का कम हो जाता है। अब हीमोग्लोबिन को कैसे कंट्रोल करना है विदाउट एनी मेडिसिन, उसके बारे में आपको बताएंगे। सबसे पहले आपने सुना होगा कि अनार का सेवन करें तो अनार से आपका खून बढ़ता है, तो अनार का सेवन करने से हीमोग्लोबिन बढ़ता है। लेकिन अनार का सेवन किडनी मरीज के लिए कर सकते हैं या नहीं? बहुत सी बार मरीज हमसे ये प्रश्न करते हैं। अनार का सेवन किडनी मरीज कर सकते हैं, लेकिन एक प्रिकॉशन के साथ। अनार में जो गीटक होती है उसका सेवन नहीं करना है, उसके बाहरी छिलके का सेवन करना है। बाहरी छिलका हीमोग्लोबिन बढ़ाएगा, अंदर की गीटक पोटेशियम बढ़ाएगी। पोटेशियम को हमें बाहर फेंकना है। हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए अंदर का लाल पार्ट जो है वो, बाहर का लाल पार्ट का सेवन करना है, इससे हीमोग्लोबिन बढ़ेगा किडनी मरीजों में। इसके साथ साथ किडनी का GFR बढ़ेगा तो किडनी ऑटोमेटिकली काम करेगी और हीमोग्लोबिन को ऑटोमेटिकली लॉन्ग रन में मैनेज करके चलेगी। यूरिक एसिड को कैसे कम कर सकते हैं? यूरिक एसिड भी अगर किडनी का मरीज है तो किडनी क्या करती है, यूरिक एसिड को मैनेज करती है, फिल्टर करती है। अगर नहीं काम कर रही तो कई बार यूरिक एसिड जो है वो किडनी के मरीजों में बढ़ जाता है। डायूरेटिक, पंच तृणमूल का अगर सेवन किया जाए, जिसके अंदर 5 प्रकार की जड़ी बूटियां होती हैं, तो वो यूरिक एसिड को कंट्रोल करने में सहायक रहता है। यूरिक एसिड जो है उससे कंट्रोल में रहता है। ठीक है, ये सारी प्रॉब्लम्स जब आती हैं तो एक फैक्टर जो सबसे ज़्यादा बढ़ जाता है वो है मेंटल स्ट्रेस। जब हम मेंटल स्ट्रेस की बात करते हैं तो एक तो उसे कैसे कंट्रोल किया जाए, और दूसरा क्या ऐसा कोई तरीका है, कोई जड़ी बूटी है जिससे स्ट्रेस लेवल को कम कर सकते हैं? स्ट्रेस जो है वो इंसान में सभी लोगों को रहता है। स्ट्रेस ऐसा नहीं कि मैं बोलूँ कि आपको
आप अगर स्ट्रेस फ्री हैं तो मतलब शायद आप कुछ नहीं कर रहे हैं, या आप बिल्कुल ही फ्री बैठे हैं तो आपको किसी प्रकार का स्ट्रेस नहीं होगा। जी। कोई भी आदमी कुछ भी कर रहा है उसको हो सकता है स्ट्रेस रहे। स्ट्रेस से आपको घबराना नहीं है, स्ट्रेस को सिर्फ आपको मैनेज करना है। मैनेज ऐसे करना है कि आपको स्ट्रेस को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना, अपने ऊपर उसको ओवरलोडेड नहीं होने देना, उसके तले आपको दबना नहीं है। काम का स्ट्रेस है या आपको किसी और भी तरीके का स्ट्रेस है तो आपको उसको मैनेज करके चलना है। मेडिटेशन बहुत अच्छा उपाय है, अनुलोम विलोम बहुत अच्छा उपाय है स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए। सुबह के समय आप जब हवा कंपैरेटिवली साफ होती है, पक्षियां जब आपको, बर्ड्स की आवाज़ आपको सुनाई देती है, उस समय अगर आप 10 मिनट आंख बंद करके बैठेंगे तो पूरा दिन आपको आपके काम करने में स्ट्रेस जो है वो काफ़ी कम फील होगा। योग करके स्ट्रेस को दूर किया जा सकता है, मेडिटेशन करके दूर किया जा सकता है। साथ साथ जड़ी बूटियों की बात करें तो आयुर्वेद में मेध्ये ड्रग्स का वर्णन किया गया है जो आपके दिमाग के लिए अच्छी बताई जाती हैं, जिसमें कि शंख पुष्पी, ब्राह्मी, जटामांसी, इस प्रकार की जड़ी बूटियों का वर्णन है। तो अगर ज़रूरत लगे तो आप इन जड़ी बूटियों का भी सेवन कर सकते हैं, लेकिन बिना दवाइयों के भी स्ट्रेस को बहुत अच्छे मैनेज कर सकते हैं, जो चीज़ें और जो उपाय बताए हैं। सिर्फ अपने योगा और एक्सरसाइज को अपनी लाइफ में अगर हम मेंशन करते हैं तो चीज़ें कम होना शुरू हो जाएंगी, स्ट्रेस कम होना शुरू हो जाएगा। स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए उपाय बताए हैं। स्ट्रेस कम नहीं कर सकते हम, स्ट्रेस तो है ही है, स्ट्रेस को मैनेज कैसे करना है, उस स्ट्रेस को किस तरीके से आप अपने ऊपर हावी ना होने दें। स्ट्रेस तो मुझे लगता है हर आदमी को है, उसको कैसे कम करेंगे आप, उसको अपने ऊपर हावी ना होने दें। आप उसे कितना ले रहे हैं वो आपके ऊपर है कि कितना आप उसको अपने ऊपर एब्जॉर्ब कर रहे हैं। उसको एब्जॉर्प्शन को कंट्रोल करना है, अपने दिमाग को आपको नियमित रखना है, एकाग्र रखना है, अलर्ट रखना है। बिल्कुल। अभी जितने भी तमाम आपने जड़ी बूटियों का जिक्र किया है, क्या आप उनका उपयोग करते हैं अपने हॉस्पिटल्स में या खुद पे? हमारे यहाँ पे जो जड़ी बूटियाँ बताई हैं वो सारे मरीजों को हम अपनी फार्मेसी में उसी प्रकार से जड़ी बूटियाँ बना के, भावना दे के प्रॉपर उसी प्रकार से ही हम मरीज को देते हैं, जैसे मरीज को फ़ायदा भी बहुत अच्छा मिलता है। और मैं, जैसे आपने मेरे पर्सनली पूछा, तो जब ज़रूरत लगती है तो मैं बिना औषधियों के, बिना दवाइयों के नेचुरल तरीके से ही अपने आप को फिट रखने का प्रयास करता हूँ। दवाइयों पे किसी भी प्रकार की डिपेंडेंसी को कम से कम रखने का प्रयास करता हूँ। इन सभी जड़ी बूटियों का सक्सेस रेट क्या है? अगर कोई भी व्यक्ति ले रहा है या किडनी मरीज ले रहा है तो क्या सक्सेस रेट आता है? अगर मरीज जो है वो सारी चीज़ें, रोगी अगर सब चीज़ें अनुशासन में नियमित रूप से फॉलो करता है तो सक्सेस रेट बहुत अच्छा आता है। देखिए, आयुर्वेद में डिसिप्लिन का बहुत ज़्यादा महत्व है। अगर यहाँ से आपको दवाई बताई जा रही है, उसके साथ साथ आपको खान पान की व्यवस्था बताई जा रही है, उसके साथ साथ ही आपको ये भी बताया जा रहा है कि आपको किस प्रकार से अपना लाइफस्टाइल रखना है। लाइफस्टाइल ठीक रखा, डाइट ठीक रखी, बाकी सारी चीज़ें बैलेंस रखी, तो मेडिसिन का इम्पैक्ट हो सकता है कई गुना मल्टीप्लाई में आपको मिले। लेकिन अगर आपने बाकी चीजें इम्बैलेंस कर दी, खाने पीने की परहेज नहीं रखी, तो मेडिसिन का इम्पैक्ट हो सकता है आपको मिले ही ना। दोनों चीजों का यहाँ पे सिनर्जी में मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैंने देखा है कि मेडिसिन का बहुत अच्छा रिजल्ट आता हुआ भी देखा है, जहाँ पे मरीजों, पेशेंट्स को बहुत अच्छी रिकवरी बहुत जल्दी हुई है, जिन्होंने अपने ऊपर संयम रखा, कंट्रोल रखा, बॉडी ने अच्छे से रिस्पॉन्ड किया। हर एक मरीज की बॉडी दवाइयों को अलग तरीके से रिस्पॉन्ड कर सकती है। कई बार मरीज को समझा के भी हम ये चीज़ें कंट्रोल कराते हैं, तब भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। बिल्कुल सही। आपका कोई मैसेज होगा पेशेंट्स के लिए, जो व्यूअर्स हैं उनके लिए, प्लीज? सबसे बड़ा मैसेज यही है कि स्वास्थ्य स्वास्थ्य रक्षणम आयुर्वेद का पहला प्रयोजन है कि स्वस्थ व्यक्ति स्वस्थ रहे, वो बीमारी ना पड़े। आयुर्वेद इसीलिए बना है कि आप उसको फॉलो करके बीमारी ना पड़े, आप अपनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी को बढ़ा पाएं, शतायु हो पाएं। आयुर्वेद का प्रथम प्रयोजन है। तो लाइफस्टाइल इस प्रकार रखिए, मेंटल, फिजिकल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ, सोशल हेल्थ इस तरीके रखिए कि आप बीमार ही नहीं पड़े, किसी डॉक्टर की जरूरत आपको फिर नहीं पड़ेगी। एब्सोल्युटली। थैंक यू सो मच डॉक्टर पुनीत, थैंक यू सो मच फॉर द इन्फॉर्मेशन। तो ये थी पूरी जानकारी। और ख़ास तौर पे जो बीपी के मरीज़ हैं, जो मरीज़ लिवर के हैं, या फिर जिन्हें अनीमिया की समस्या है, और हो सकता है कि आने वाले समय में आपको किडनी की दिक्कत भी हो,
तो आपके लिए बेहद ख़ास जानकारी थी कि कौन कौन सी जड़ी बूटियाँ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन डिस्क्लेमर ये है कि हर चीज़ के बारे में उपयोग करने से पहले जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे ज़रूर पूछें, और आपके मन में कोई भी सवाल हो तो वो आप हमसे जानकारी ले सकते हैं। और ऐसे तमाम खबरों के लिए आप नेशनल खबर के साथ बने रहिए।